हेल्थ प्लस प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एक ऐसी डॉक्टर के साथ जो कि इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हैं और इस क्षेत्र में अपना खूब नाम कर चुकी हैं। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर रजनी जिंदल जी की, जो कि जिंदल हार्ट इंस्टीट्यूट एंड इनफर्टिलिटी सेंटर बठिंडा में काफी लंबे समय से अपनी सेवाएं दे रही हैं। डॉक्टर रजनी जिंदल जी की खासियत ये है कि वे हमेशा अपने आप को अपडेट रखती हैं, जो हमेशा से ही नेशनल व इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस को अटेंड करती हैं और कोई भी CME वर्कशॉप हो तो उसे कभी नहीं छोड़ती, हमेशा अटेंड करती हैं, क्योंकि उनका मानना है कि एक डॉक्टर का अपडेट होना, समय के साथ चलना बेहद लाजमी है। बीते दिनों दिनांक 27 अप्रैल 2025 को IFS पंजाब चैप्टर द पटियाला OB एंड गायनी सोसाइटी की तरफ से CME एंड हैंड्स ऑन वर्कशॉप, जो कि थापड़ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पटियाला के ऑडिटोरियम में आयोजित हुई। हमारी टीम ने डॉक्टर रजनी जिंदल जी से बातचीत की, जिन्होंने हमारी टीम से बातचीत करते हुए अपने जीवन के एक्सपीरियंसेस को साझा किया और उन्होंने बताया जिस तेजी से मेडिकल प्रोफेशन में चेंजेस आ रहे हैं, हर डॉक्टर को अपने आप को अपडेटेड रखना चाहिए। आइए करते हैं बातचीत डॉक्टर रजनी जिंदल जी से। आज का जो ये CME था, जिसमें हमने देखा बड़े प्लेयर हैं उनमें सारे, और एक नई एनर्जी सभी डॉक्टर्स को मिलती है जब ऐसी CMEs होती हैं। क्या कहना चाहिए? बहुत इम्पॉर्टेंट CME है और आप देख रहे हो कि सारे पंजाब के मेन जो हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट हॉस्पिटल, प्लस मैडम एम्स दिल्ली से आए हैं, फीटल इंटरवेंशंस के स्पेशलिस्ट हैं। तो हमें हमारे एरिया में क्या हो रहा है, नॉर्थ में क्या क्या काम हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, नई नई रिसर्च आ रही है, नई इनोवेशंस आ रही हैं, पर क्लिनिकल प्रैक्टिस में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है, हमारे पेशेंट्स को मैक्सिमम बेनिफिट कैसे हो सकता है, इसके लिए हम सब इकट्ठे हुए हैं। और मैं मैम से कुछ सवाल भी पूछना चाहूँगी कि कई बार अब जैसे IVF स्पेशलिस्ट हैं, हम हाई रिस्क प्रेगनेंसीज होती हैं, कई बार बच्चे में कोई प्रॉब्लम डिटेक्ट हो जाती है अल्ट्रासाउंड में, तो कई चीज़ें हैं जो हम फीटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट जैसे मैम हैं जो ट्रीट कर सकते हैं, वहाँ के पेट के अंदर बच्चे का इलाज हो सकता है ताकि वो बाद में एक नॉर्मल लाइफ जी सके। तो इसके बारे में मैम हमें बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें हम ट्रीट कर सकते हैं। डायग्नोसिस से पहले शुरू करें। यस। जैसे कि IVF के बारे में बात करें तो आजकल बच्चे जो IVF के लिए पेशेंट्स आते हैं, यूजुअली वो लोग, उनकी एज ज़्यादा होता है। एज जब ज़्यादा होता है ना, तो बच्चे में एब्नॉर्मलिटीज़ लाइक डाउन सिंड्रोम होने की ज़्यादा चांसेस हैं। सो गायनेकोलॉजिस्ट का काम ये भी है कि वो देख ले कि बच्चा नॉर्मल है और बच्चे में कोई जेनेटिक प्रॉब्लम ना हो। तो उसके लिए बहुत सारे आजकल टेस्ट अवेलेबल है। प्रेगनेंसी से पहले हमें ये चीज़ें देखनी है कि उनकी एज क्या है। अगर उनकी एज 35 से ज़्यादा है तो उन्हें स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए। अगर घर में किसी या उनके पहले बच्चे में एब्नॉर्मलिटी है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, जैसे पंजाब में थैलेसीमिया नाम का एक बीमारी है, वो बहुत कॉमन है, एंड और भी है, सिकल सेल डिजीज़ है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ये सब बहुत चीज़ें कॉमन है। तो प्रेगनेंसी करने से पहले ही वो सब अगर डायग्नोज हो जाएगी फैमिली मेम्बर में, तो हम उनका प्रिवेंशन कर सकते हैं। फिर जब IVF हो जाता है और IVF प्रेगनेंसी हो जाता है, तो फर्स्ट मंथ पे ही चेकअप करके देखना चाहिए कि प्रेगनेंसी पे यूट्रस के अंदर है कि बाहर है। अगर यूट्रस के अंदर है तो कितने हैं। कई बार बच्चे IVF के बाद 2 या 3 होने की चांसेस, ट्विन्स या ट्रिपलेट्स या क्वाड्रुपलेट्स होने के चांसेस हायर होते हैं। फिर हमें ये चेक करना है कि बच्चा नॉर्मल है कि नहीं। तो हमें एक अल्ट्रासाउंड करनी चाहिए अराउंड 11 to 13 + 6 वीक्स। उसमें हम देख सकते हैं और कुछ ब्लड टेस्ट भी करते हैं, जिससे हम पता कर सकते हैं कि बच्चे में डाउन सिंड्रोम है कि नहीं। उसके बियॉन्ड कुछ ब्लड टेस्ट है जो डुअल मार्कर कहते हैं या NIPT कहते हैं, जिससे भी पता हम कर सकते हैं कि बच्चा नॉर्मल है कि नहीं। फिर फर्दर ऑन हम 18 हफ्ते पे अल्ट्रासाउंड करते हैं और डिटेल्स में ज़रूरत पड़े तो हम फीटल इको करते हैं। ये सब करके चेक करते हैं कि बच्चा नॉर्मल है कि नहीं। अगर हमें लगता है कि कुछ प्रॉब्लम है तो हमें पेट के अंदर से ही बच्चे का, जैसे आपका और मेरा ब्लड टेस्ट हो सकता है, यूरिन टेस्ट हो सकता है, वैसे ही बच्चे के भी हम ब्लड टेस्ट कर सकते हैं। चारों तरफ जो पानी है बच्चे का, एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं, वो पानी निकाल के हम चेक कर सकते हैं। या तो कोरियन विलस जो है उसको भी हम टेस्ट कर सकते हैं, बेबी से ब्लड भी ले सकते हैं। तो
ये सब है बस पता करने के लिए कि बच्चा हेल्दी है कि नहीं। ये टेस्ट काफ़ी सेफ है और काफ़ी रेगुलरली आजकल डॉक्टर्स इनको सीख रहे हैं और कर सकते हैं। सो इन शॉर्ट यही होता है। अगर कुछ बीमारियां हैं जो हम ट्रीट भी कर सकते हैं, जैसे कि बच्चे की अगर खून की कमी हो तो पेट के अंदर ही हम बच्चे को खून चढ़ा सकते हैं। अगर बच्चे के अंदर कुछ पानी भरा पड़ा हुआ है, जैसे कि लंग्स में हम डिस्कस कर रहे थे, तो हम शंट्स या नीडल डाल के वो पानी निकाल सकते हैं। तो थेरेपी जो है वो भी काफ़ी एडवांस हो चुका है एंड बहुत कुछ हम लोग कर सकते हैं ताकि बच्चा हेल्दी एंड नॉर्मल जन्म ले। थैंक यू। तो अगर कुछ चीज़ों को, जैसे मैम ने बताया कि चेस्ट कैविटी में पानी है उसको निकाल सकते हैं, और ब्लड की कमी है तो बच्चे को ब्लड चढ़ाया जा सकता है, तो अगर हम ये टाइमली नहीं करते तो बच्चा अंदर ही उसका हार्ट फेलियर हो सकता है। बेबी एक नॉर्मल जो बचाया जा सकता है वो ही कैन डाई, बेबी कैन, द फीटस कैन डाई इन द यूट्रस। तो ये चीज़ें आजकल बहुत एडवांसमेंट्स हो रही हैं और धीरे धीरे हम शायद और भी ज़्यादा बीमारियों का इलाज पेट के अंदर कर पाएंगे, जैसे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हैं, फिलोस्कोपी है और चीज़ें हैं जिनको हम ट्रीट करके टाइमली और एक हेल्दी बच्चा दे सकते हैं। डॉक्टर जैस्मिन, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? I am representing Punjab Medical Council. I am the Vice President of Punjab Medical Council here. मैं एक ही बात कहना चाहूँगी कि एथिकल प्रैक्टिस पे कंसंट्रेट करना चाहिए। डॉक्टर्स को प्रॉपर परमिशंस, सर्टिफिकेशंस लेके ही ये काम शुरू करना चाहिए और अच्छे से एविडेंस बेस्ड मेडिसिन प्रैक्टिस करके और बढ़िया काम करके देना चाहिए पब्लिक को, लोगों को, पेशेंट्स को। जो CMEs हैं जिसमें नए जो हमारे यंग ब्लडर्स हैं, हम देख रहे हैं कि सारी पुरानी टीम है, नए बच्चे जो है वो हमारे इसमें अभी नहीं आ रहे। क्या कहना चाहेंगे कि ऐसी CMEs को नए जो बच्चे हमारे आते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट बन के आते हैं, एम्ब्रियोलॉजिस्ट बन के आते हैं, क्या कहना चाहेंगे दे शुड ज्वाइन दीज प्रोग्राम्स? इन प्रोग्राम्स में CME क्रेडिट आवर्स दिए जाते हैं। दिस प्रेजेंट CME हैज़ 4 क्रेडिट आवर्स। सो ये तो एक बहुत बड़ी चीज़ है जो हम यंग ब्लड को बोलते हैं कि आप आओ CME अटेंड करो, क्योंकि जो कंटिन्यूड मेडिकल एजुकेशन है, CME है, ये इट इज़ द कॉल ऑफ द डे। चाहे वो सीनियर है, चाहे वो जूनियर है, सबको एक कंटिन्यूड मेडिकल एजुकेशन की ज़रूरत है। और मेरे हिसाब से हम लोग पंजाब मेडिकल काउंसिल से ही अब ट्राई कर रहे हैं कि मेडिकल कॉलेजेस में जाके इस चीज़ को प्रमोट किया जाए एंड वी आर ऑन दिस। वेरी सून यू विल सी यंग क्राउड्स ऑन दिस। रियली बहुत ही पुशिंग और एनर्जेटिक है। क्या कहना चाहेंगे, उससे हम कुछ भी ले सकते हैं? Our health minister is a wonderful person. He is from Patiala only, and for anything big or small, we go to him और वो problem जल्दी से जल्दी solve हो जाती है। बच्चों को सिखाने का सवाल है, जैसे आपने पूछा है, तो जो भी ये न्यू टेक्निक्स आती हैं उसमें PG टीचिंग प्रोग्राम्स शुरू हुए हैं कॉलेजेस में। तो भी लेटली हमने बठिंडा में भी PG टीचिंग प्रोग्राम्स गायनी एंडोस्कोपी में किए थे, जिसमें हम PG स्टूडेंट्स को और यंग ग्रेजुएट्स को लेप्रोस्कोपी इन गायनी उसकी वर्कशॉप्स, लाइव वर्कशॉप्स, प्लस उनको OT में अंदर ले जाके सारा प्रोसीजर दिखाना और प्रोसीजर सिखाना। तो ये रेगुलर बेसिस पे चलता रहता है। तो वैसे वो नहीं आ पाते क्योंकि दे आर बिजी, PG में बहुत ज़्यादा बिजी स्केड्यूल होता है, कई बार आपके वीकेंड्स भी ऑफ नहीं होते। बट स्पेशलिस्ट आर गोइंग टू द कॉलेजेस टू टीच द स्टूडेंट्स एंड विच इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव। डॉक्टर संगीता, डॉक्टर लीना, आई एम डॉक्टर लीना वाधवा। आई एम द ट्रेजरर ऑफ इंडियन फर्टिलिटी सोसाइटी और मैं अपने इंडियन फर्टिलिटी सोसाइटी के बिहाफ पे ये कहना चाहूँगी कि ये सोसाइटी हमारी नेशन वाइड बहुत एक्टिव है और ख़ासकर जब आपने बात की यंग पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए, यंग बच्चों के लिए,
तो हमारी सोसाइटी की तरफ से पूरी टीम गोस एंड टेक्स लेक्चर्स एंड टीचर्स बोथ ऑनलाइन एज ऑफलाइन। हमारा एक यंग टर्क्स प्रोग्राम भी चलता है जिसमें कि हम स्पेशली यंगर जनरेशन को प्रमोट करते हैं। और एक चीज़, बिकॉज बीइंग एन इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, एक मैसेज मैं और देना चाहूँगी, बिकॉज एक आज के यंग पेशेंट्स में व्हाट वी सी कि यंग वुमेन में द ओवेरियन रिजर्व्स आर गोइंग डाउन। इनफर्टिलिटी बहुत कॉमन हो रही है यंगर जनरेशन में, जैसे कि हमारी पंजाब मेडिकल काउंसिल की टीम ने भी पॉइंट आउट किया। लेट मैरिजेस, ऑक्यूपेशन, अनहेल्दी लाइफस्टाइल्स एंड साथ साथ जो और भी एनवायरमेंटल चेंजेस हो रहे हैं, दे आर ऑल कंट्रीब्यूटिंग टू इनफर्टिलिटी। सो ये एक अवेयरनेस और इसके प्रिवेंटिव एस्पेक्ट पे काम करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एंड मुझे खुशी है कि बीइंग पार्ट ऑफ इंडियन फर्टिलिटी सोसाइटी, जो ये आज हम कॉन्फ्रेंस वर्कशॉप कर रहे हैं इन कोलैबोरेशन विद पटियाला ऑब्स एंड गायनिक सोसाइटी, वी आर वर्किंग टुवर्ड्स दिस, वी आर वर्किंग टुवर्ड्स अ कॉमन गोल। थैंक यू सो मच। आज का जो इवेंट हुआ जिसमें एक्सपीरियंस शेयर हुए, क्या कहना चाहिए? आज का दिन तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे सारे एक से एक बढ़ के एक्सपर्ट्स आए हुए हैं इनफर्टिलिटी के। एंड सिंस आई एम ऑल्सो डूइंग इट फॉर द लास्ट 50 ईयर्स, इसमें हमारा हिस्टोस्कोपी, लैप्रोस्कोपी, IVF और बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो कि डिस्कस हो रहे हैं। सो आई थिंक वी आर गेनर इन मैनी वे, क्योंकि एडवांसेस इतने हैं कि देयर इज़ नो एंड टू नॉलेज। जो हमको आता है, हमेशा जब भी किसी कॉन्फ्रेंस में आते हैं तो एक स्टेप अहेड जाते हैं। सो दिस इज़ ए वंडरफुल कॉन्फ्रेंस टुडे, ऑर्गेनाइज्ड बाय IFS एंड पटियाला, and of course Jalandhar people are here. Dr. Anupama is there and the team is here, so you kindly introduce yourself. I'm Dr. Rajni Jindal. I have an infertility center at Bathinda, and apart from infertility we are also doing gynae laparoscopy. We do fetal interventions, fetal diagnosis, fetal medicine, gynae, mainly dedicated to high risk obstetrics, infertility and high risk pregnancies. Dr. Jasleen. सत श्री अकाल जी, मेरा नाम डॉक्टर जसलीन रंधावा है तो मैं एपेक्स IVF सेंटर जलंधर तो हाँ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਟਿਆਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ ਜੋ ਕਿ IFS ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਔਬਸ ਗਾਇਨੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਤੇ ਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੋਪਫੁਲੀ ਇਹਨਾਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਂਝਪਨ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ। थैंक यू। मैं डॉक्टर अनुपमा चोपड़ा, चावला नर्सिंग होम जलंधर से, और आज की कॉन्फ्रेंस में एक्चुअली टॉपिक्स ही ऐसे रखे गए थे जो बहुत न्यूअर है, सो दैट कि हमें कुछ एक ऐसा एक्स्ट्रा पॉइंट मिल जाए जो हमारे पेशेंट्स को बहुत हेल्पफुल रहे। तो थैंक्स टू पटियाला ऑब्स एंड गायनी एंड IFS जिन्होंने ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की। As a senior fetal medicine specialist and chief consultant at Promise Fetal Center at Jalandhar. She's an obstetrician with specialized training in prenatal genetics and diagnostic procedures as well. And as an expert, it's my pleasure to call upon Dr. Ladbans Kaur, whose name itself is enough. Madam is alumni of PGI, director at Prime Diagnostic Center, Chandigarh, with vast experience in fetal diagnostics and fetal interventions. A very good speaker with over more than 200 talks and deliberations. Chairman Fetal Medicine and Genetic Committee. She has been President of Society of Fetal Medicine in 2012 and Founder Vice President of Society of Fetal Medicine in 2000, which was started in 2011. She started Fetal Medicine Division and first Maternal Fetal Medicine Fellowship at AIIMS New Delhi. She is a pioneer in prenatal diagnosis and therapy, and she established fetal endoscopic fetal surgeries at AIIMS. She started a PG forum in 2000 and which is there for the last 7 years. And she has started obstetricians and fetal medicine specialists academic forum since 2022. Over to ma'am, Dr. Deepika. Thank you, respected chairpersons, delegates. I'm really happy to be here in Patiala. I think this is the second time, and I really appreciate Monica for inviting me here and your team. And I'm so happy to meet old friends. Amniocentesis, CVS and fetal reductions. So I'm taking you back to the era. So just to recapitulate. So we have a lot of genetic disorders. In fact, nowadays, we are talking about whole exome sequencing screening. So
Apparently, we don't do it here in India so much, but in UK and USA, it is part of a routine test before you even join a job to do an exome sequencing. And apparently, every one of us has at least 50 genetic defects. So when you take into consideration, yes, madam, so, you know, the number of conditions you find, I've seen so many patients coming to me who referred from all over, who have no history of albinism in the family, no history of a genetic disorder in the family for so many generations. And suddenly a child is born with albinism, suddenly a child is born with some mental problem or a structural problem. So why? That means there is always an underlying genetic condition. So we'll talk about that in later. Now let us talk about the commoner ones. The commoner ones we know is Down syndrome. So this is a list of all, and we routinely test for 13, 18 and 21 trisomies. This is a whole list of single gene disorders. In our country, we have thalassemia, which is one of the commonest ones, sickle cell disease, cystic fibrosis. So as we said, that Down syndrome is one of the commonest ones, and it is a routine for us to check them. Of course, the outcome nowadays is much better. This is a girl model, them anymore. But they are there. Fragile X syndrome, the second commonest condition of mental retardation. Then we have autosomal recessive disorders. These are the cystic fibrosis, thalassemia that I talked about, albinism. Then we have a whole host of autosomal dominant disorders like von Willebrand disease and osteogenesis imperfecta, X-linked recessive disorders. So I'm just going through them, of which hemophilia is one of the commonest ones. Then we have mucopolysaccharidosis, which is very, very common. We see them very often. Hemophilia, the children with hemophilia have such sad lives. They cannot even play, because if they play, they fall down and get hurt, then they will end up with a big hematoma needing blood transfusion. We also have skin disorders which could be lethal, like we have done prenatal diagnosis for epidermolysis bullosa. Of course, albinism is not lethal, but it is a social problem. Then we have the TORCH group of infections. This suddenly had become so popular during the 90s and the 20s that I even wrote 2 books on this. And we know that they are definitely there. They're definitely there, and we somehow land up with diagnosing them in the 2nd trimester or the 3rd trimester, when it is often too late. Of course, now we are getting a lot of referrals for congenital visual impairments, congenital deafness, of which we actually don't call deafness, we say hearing impairment. Then we have lethal skin disorders, you know, ichthysis and all other conditions which can be diagnosed prenatally. So what is the role of the obstetricians? The obstetricians do not have to be geneticists, they don't have to be fetal medicine specialists, but they must have a working knowledge. They must know what is the common genetic disorders which we need to prevent, because the pregnant woman first comes to them. So unless obstetricians know something about genetics and fetal medicine, they, in these times, you know, it's going to be a problem. And then they should be able to identify the high-risk patients, the ones who are at risk of a genetic disorder or a chromosomal disorder, and know when to refer to the fetal medicine specialist. So that should be the order of the day. So now going back to the actual talk, the invasive procedures, it's amniocentesis, Cohen-Wheeler sampling, fetal cord blood sampling, fetal tissue sampling. We can take fluid from, we can take the fluid from the bladder, we can take the baby's urine, we can take biopsy from the liver, from the skin, from anywhere in the body, just as we can take in an adult. It should be a serious condition. We should confirm the indication, and we must know about the mother's condition also, additional factors like whether the mother has fibroids, because you know the root will be dependent, whether she has a medical disorder like HIV or hepatitis. So then we need to know about the parents. You know, we have to confirm everything.
then the acceptability. So I know that I had a patient who, they were blind. Mother and father were both blind. And then they were referred by somebody. And then they told me later on, if the baby is blind, we'll keep it. So, you know, you really have to counsel again to make sure that what procedure you're doing is ethical. And of course, you have to tell them about the complications and take a written informed consent. So the blood group is important. If negative, we have to give NTD. And very, very important, you know, in these days of legality, to fill up forms F and G.